नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये आपके जीएस के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके सीसेट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में। ध्यान रखना इसका पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस को रखे हुए हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल भी हाई होता जाएगा। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित दानेश्वर शर्मा, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, श्रीमती पुष्पा तिवारी और विनय कुमार पाठक। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। ठीक है, कौन थे? तो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी थे। कौन थे? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, है ना। ये कौन थे? तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। और इसके संदर्भ में एक चीज आपको ध्यान रखना है, 2018 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से 2018 में इन्हें पद्मश्री, ठीक है, 2018 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया है। तो कब? तो 2018 में। और पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी के संदर्भ में और ध्यान रखना क्या? इसकी रचनाएं कौन कौन से? तो इसकी रचना के नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पर्रा भरलाई, ठीक है, पर्रा भरलाई। दूसरा जाकर भोलवा भोलाराम बनिश, ठीक है, भोलवा भोलाराम बनिश, पर्रा भरलाई भोलवा भोलाराम बनिश। तीसरा आपको ध्यान रखना, तीसरा राम बनवास, ठीक है, तीसरा जगह आपका राम बनवास, है ना, ये राम बनवास। और चौथा जाएगा सतवंतिन सुकवारा। तो ये सब किसकी रचना है? तो ये सब पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, ध्यान रखना है। तो यही पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी है जो हमारे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुए। 2018 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और इसकी रचना के नाम देखिए, पर्रा भरलाई, भोलवा भोलाराम बनिश, राम बनवास और सतवंतिन सुकवारा। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? देखिए, राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 28 जुलाई 2009, 28 नवंबर 2008 और 28 जनवरी 2009 और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 28 नवंबर 2008। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक तिथि आपको ध्यान रखना है, 28 नवंबर 2007। तो 28 नवंबर 2007 को हमारे राज्य शासन ने अर्थात छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ी को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया। छत्तीसगढ़ी को राजकीय भाषा का क्या किया? दर्जा प्रदान किया, राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया, है ना। अब देखो, छत्तीसगढ़ी को राजकीय भाषा का दर्जा तो मिल गया 28 नवंबर 2007 को। अब इसका विकास भी तो करना जरूरी है। तो इसी छत्तीसगढ़ी राजकीय भाषा के विकास के लिए किसका गठन किया गया? राजभाषा आयोग का गठन किया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी के विकास के लिए किसका गठन किया गया? तो राजभाषा आयोग का। और किस तिथि को? तो 28 नवंबर सन 2008 को, जस्ट इसके एक साल बाद 28 नवंबर सन 2008 को किसका? राजभाषा आयोग का। ठीक है जी, राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, गठन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है। और ये जो राजभाषा आयोग है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखना, मुख्यालय शहीद स्मारक रायपुर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो शहीद स्मारक कहाँ? रायपुर में, शहीद स्मारक रायपुर में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष के नाम भी आपको रखना है, विनय कुमार पाठक। ठीक है, विनय कुमार पाठक है। और इसके सचिव कौन है? तो सचिव के नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसके सचिव कौन है? इसके सचिव के नाम हो जाएगा डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। ये हो जाएगा डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, इसके सचिव के नाम हो जाएंगे, है ना। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। ओके, तो राजभाषा आयोग का गठन किया गया है 28 नवंबर 2008 को। और किस तिथि को छत्तीसगढ़ी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 28 नवंबर 2007 को, है ना। और इसका मुख्यालय शहीद स्मारक रायपुर में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष विनय कुमार पाठक जी है और इसके सचिव कौन है? तो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जो हास्य कवि है। ओके, अब देखो, ये जो 28 नवंबर सन 2008 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया, तो इसके उद्देश्य क्या क्या है ना। राजभाषा आयोग के गठन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ी को
छत्तीसगढ़ को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह देना, है ना। वर्तमान में देखा जाए तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा शामिल है। हमारे छत्तीसगढ़ी को शामिल करने का प्रयास चल ही रहा है, लेकिन अभी तक हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा है वो राजकीय भाषा है वो शामिल नहीं हुआ है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में। सोचो अगर ये हमारा छत्तीसगढ़ी जो राजकीय भाषा है अगर ये हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा तो क्या होगा, एक तो छत्तीसगढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक ख्याति मिलेगा, देश विदेशों में इसकी पहचान बढ़ेगा, है ना। दूसरा चीज जो छत्तीसगढ़ी जो काव्य है लिखे गए, है ना, सबका क्या होगा, सबका अलग अलग भाषाओं में क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, अनुवाद किया जाएगा, है ना। और तीसरा क्या होगा, तीसरा जो राजकीय कार्य में भी छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा, ठीक है। तो इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सके, लेकिन वर्तमान में शामिल नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके उद्देश्य पहला क्या है, छत्तीसगढ़ी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना। दूसरा आपको क्या, दूसरा राजकाज के रूप में, ठीक है, राजकाज के रूप में प्रयोग करना। तो राज्य के सभी कार्यों में इस भाषा का प्रयोग करना इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा त्रिभाषीय, ठीक है, त्रिभाषीय विकास के तौर पर छत्तीसगढ़ी को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करना, ठीक है। ये क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के, है ना। और इसी छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के तहत 2 योजना भी चलाए गए थे, एक हो जाएगा आपका बिजहा योजना और दूसरा आपका माई कोठी, ठीक है, माई कोठी योजना, बिजहा योजना और माई कोठी योजना। तो बिजहा योजना का उद्देश्य क्या था, जो छत्तीसगढ़ी शब्दावली है ना उसको संरक्षित करने के लिए बिजहा योजना चलाया गया था, और माई कोठी योजना जो छत्तीसगढ़ में जो काव्य लिखे गए हैं उसको संरक्षित करने के लिए माई कोठी योजना चलाया गया था, है ना। तो इन सभी बातों का ध्यान में रखना है। और ऐसा पूछेगा कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 अर्थात राजभाषा आयोग का गठन किया गया किस तिथि को, तो 28 नवंबर 2008 को। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर 2007 को क्या किया था, छत्तीसगढ़ को राजभाषा का दर्जा दिया था, इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा के लुप्त हो रहे शब्दों के संग्रह से संबंधित कार्यक्रम भी जज बताया। छत्तीसगढ़ी भाषा के लुप्त हो रहे शब्दों के संग्रह से संबंधित कार्यक्रम है भिनसार, बिजहा, जनमन, रतौना और भुइयां। तो इस क्वेश्चन का सेंस हो जाएगा बिजहा, ठीक है। तो बिजहा कार्यक्रम चलाया गया था छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी शब्दावलियां को संरक्षित करने के लिए बिजहा कार्यक्रम चलाया गया था, ध्यान रखना है। और एक और कार्यक्रम का नाम आपको याद रखना है, ये माई कोठी, ठीक है, माई कोठी योजना। तो माई कोठी योजना को किस लिए चलाया गया था, जो छत्तीसगढ़ी में जो काव्य लिखे गए हैं उसको संग्रहित करने के लिए, है ना। छत्तीसगढ़ी काव्यों को या रचनाओं को, छत्तीसगढ़ी काव्यों को संग्रहित करने के लिए, ठीक है, संग्रहित और संरक्षित करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया था। कौन सा, तो माई कोठी योजना। और छत्तीसगढ़ी शब्दावली को संरक्षित करने के लिए आपका बिजहा कार्यक्रम चलाया गया था, है ना। शब्दावलियों को तो बिजहा और रचनाओं को या काव्यों को संरक्षित करने के लिए तो माई कोठी योजना। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिजहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी बोली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बोला जा रहा है। सत्य की पहचान करना है हमको, है ना, सत्य की पहचान करना है। पहले देखो, इसका प्रयोग प्राचीन काल के शिलालेखों में किया जाता है, ठीक है, या यहाँ पर किया जा रहा है, प्राचीन काल के शिलालेखों में किया जा रहा है, ये हो जाएगा इसका पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखो, यह पूर्णतः द्रविड़ परिवार की बोली है। तीसरा देखो, मागधी के लक्षणों से प्रयुक्त होने से इसे अर्धमागधी कहा गया है। और चौथा, इसका उद्गम अवधी और ब्रज भाषा के सम्मिश्रण से हुआ है। तो कौन सा कथन सत्य है, आपको पहचानना है। तो जो लोग इसका आंसर सी कर रहे हैं सभी का आंसर सही है। तो मागधी के लक्षणों के प्रयुक्त होने से इसे अर्धमागधी कहा गया है, ठीक है, अर्धमागधी कहा गया, आपको ध्यान रखना। बी में देखो, यह पूर्णतः द्रविड़ परिवार की बोली, तो गलत है ना, द्रविड़ परिवार की बोली तो नहीं है। और इसका प्रयोग प्राचीन काल के शिलालेखों में किया जा रहा है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका सही नहीं है। और चौथा देखो, इसका उद्गम अवधी और ब्रज भाषा के सम्मिश्रण से हुआ है, ये भी आपका सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, अर्थात मागधी के लक्षणों से प्रयुक्त होने से इसे अर्धमागधी कहा गया। देखिए विकास बता रहा हूं, हमारा जो मूल भाषा या जिसे हम लोग बोल सकते हैं जगत जननी भाषा, जगत जननी, हमारी मूल भाषा जगत जननी भाषा कौन सा है, संस्कृत, है ना। जितने भी जो भाषाओं का विकास हुआ इसी संस्कृत से हुआ। फिर संस्कृत के एक रूप आया लौकिक रूप, ठीक है, लौकिक संस्कृत।
संस्कृत का एक रूप आया जिसको बोलते हैं लौकिक संस्कृत। ये लौकिक संस्कृत क्या है? तो प्राचीन काल में लोगों के द्वारा बोले जाने वाली जो संस्कृत भाषा थी उसी को लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। तो संस्कृत भाषा के बाद लौकिक संस्कृत का विकास हुआ, फिर लौकिक संस्कृत से, बता रहा हूं, है ना। देखो संस्कृत के किससे? लौकिक रूप से। संस्कृत के लौकिक रूप से अर्थात लौकिक संस्कृत से किसका निर्माण हुआ? पाली भाषा का। किसका? पाली भाषा का। पाली के बाद आपका प्राकृत भाषा का विकास हुआ। प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। किसका? अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। फिर अपभ्रंश के कुछ प्रकार हुए, जैसे अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाएगा, अर्धमागधी, है ना, और हो जाएगा आपका सौरसेनी। अर्धमागधी अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश। तो ध्यान रखना है, ये जो अर्धमागधी अपभ्रंश है जी, अर्धमागधी अपभ्रंश, है ना, यहां लिख दे रहा हूं अगेन, ये जो अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। किसका? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। और इसे पूर्वी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं। कौन कौन सा? आपका छत्तीसगढ़ी, है ना, इसे पूर्वी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं। यहाँ पर लिख रहा हूं, छत्तीसगढ़ी हो जाएगा और अवधी हो जाएगा और बघेली। छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली, ये किसका है? तो पूर्वी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं, है ना। मैंने क्या बोला? संस्कृत के लौकिक रूप से पाली भाषा, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के प्रकार अर्धमागधी और सौरसेनी, और अर्धमागधी से हिंदी भाषा सॉरी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, है ना, पूर्वी हिंदी। और इस पूर्वी हिंदी के 3 बोलियां हैं, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली, है ना, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली, है ना। तो यही क्वेश्चन था, इसीलिए इसका आंसर लिया गया है मागधी के लक्षणों से युक्त होने से इसे अर्धमागधी कहा गया, क्योंकि अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। और पूर्वी हिंदी की प्रमुख 3 बोलियां हैं, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। बाकी सौरसेनी अपभ्रंश से आपका पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से आपका किसका? पूर्वी हिंदी का। और सौरसेनी अपभ्रंश से आपका पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। और इसी पूर्वी हिंदी की 3 प्रमुख बोली है, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से लिख रहा हूं, वहां पर थोड़ा स्पेस कम था, तो अपभ्रंश, है ना, अपभ्रंश भाषा से आपका विकास हुआ अर्धमागधी का और सौरसेनी का। अर्धमागधी अपभ्रंश और सौरसेनी। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? पूर्वी हिंदी का, है ना। और सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? आपका पश्चिमी हिंदी का। किसका? पश्चिमी हिंदी। और यही जो पूर्वी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हुई, छत्तीसगढ़ी हो जाएगा आपका और बघेली हो जाएगा और अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर लिया गया है क्या? सी, है ना। तो मागधी के लक्षणों के प्रयुक्त होने से इसे अर्धमागधी कहा गया है। ओके, ध्यान रखना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राचीन काल में कहा जाता था, छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राचीन काल में कहा जाता था बघेली, कोसली, पाली, अवधी। बघेली तो नहीं होगा, अवधी भी नहीं होगा, पाली भी नहीं होगा, तो क्या आपका आंसर? कोसली हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम जानते थे, है ना। किस नाम से जानते थे? दक्षिण कौशल। डायरेक्ट आज की बेसिक क्वेश्चन है ना। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, इसलिए यहाँ जो भाषा प्रयुक्त करते थे इसको कोसली, ठीक है, कोसली के नाम से जानते थे, कोसली के नाम से जानते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जानते थे और इसलिए यहाँ जो भाषा प्रयोग करते थे उसको कोसली भाषा के नाम से जाना जाता था, है ना। तो छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राचीन काल में कहा जाता था, कोसली जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, देखिए, घर द्वार छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता कौन थे? घर द्वार छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता कौन थे? मनु नायक, जमाल सेन, विजय पांडे और संतोष जैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। देखो, छत्तीसगढ़ी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, ध्यान रखना जी, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री, छत्तीसगढ़ी जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको छालीवुड, ठीक है, छालीवुड के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? छालीवुड के नाम से जानते हैं, है ना ये। और छत्तीसगढ़ी का प्रथम फिल्म क्या है? कहीं देवे संदेश, ध्यान रखना, कहीं देवे संदेश। इसके निर्माता निर्देशक कौन है? तो मनु नायक, ठीक है, मनु नायक। इसके निर्माता निर्देशक कौन है? मनु नायक। और छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म कौन सा? तो कहीं देवे संदेश, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं देवे संदेश के बाद एक दूसरा फिल्म आया 1971 में जिसका नाम है घर द्वार। क्या है? घर द्वार। ये जो घर द्वार जो फिल्म है, इसके निर्माता कौन हुए? धरना, इसके निर्माता कौन हुए? तो विजय पांडे, ठीक है। इसके निर्माता कौन हुए? धरना, विजय पांडे। इसके निर्माता विजय पांडे और इसके निर्देशक कौन हुए? तो निर्जन तिवारी।
ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया है कि घर द्वार छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता कौन थे, तो ध्यान रखना विजय कुमार पांडे है ना। अगर निर्देशक पूछता तो निर्जन तिवारी हो जाएगा। और सबसे पहला फिल्म कही देवे संदेश जिसके निर्माता निर्देशक दोनों कौन थे, मनु नायक थे, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो छत्तीसगढ़ प्रथम फिल्म कही देवे संदेश है जिसके निर्माता निर्देशक तो मनु नायक थे, याद लिख रहा हूं, निर्माता और निर्देशक दोनों कौन थे, आपको मनु नायक थे। लेकिन अगर संगीतकार पूछेगा कही देवे संदेश जो प्रथम हुए छत्तीसगढ़ का, इसके संगीतकार कौन थे, तो हनुमंत नायडू। कौन थे, हनुमंत नायडू। इसको भी आपको ध्यान रखना है, कौन थे, हनुमंत नायडू। ओके, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम रंगीन फिल्म कौन सा है, तो मोर छैया भुइयां। ठीक है, प्रथम रंगीन फिल्म हो जाएगा आपको मोर छैया भुइयां। मोर छैया भुइयां ये आपका प्रथम रंगीन फिल्म है, 2001 को आया है ना, ये 2001 को आया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रथम रंगीन फिल्म मोर छैया भुइयां। होपफुली आप सबको समझ में आएगा। तो घर द्वार छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता कौन थे, विजय पांडे, और इसका निर्देशक तो निर्जन तिवारी, है ना। कब आया, 1971 में आया, इसको भी ध्यान रखना। और प्रथम फिल्म कही देवे संदेश है ना, ये पहला फिल्म है, ये घर द्वार दूसरा फिल्म है। और प्रथम रंगीन फिल्म कौन सा जाएगा आपका, रंगीन फिल्म तो आपको हो जाएगा जी मोर छैया भुइयां। प्रथम रंगीन फिल्म मोर छैया भुइयां, है ना। ये चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आकाशवाणी केंद्र छत्तीसगढ़ में कब से है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भी। आकाशवाणी केंद्र छत्तीसगढ़ में कब से है, ऑप्शन देंगे 1963, 62, 1964 और 1985, है ना। तो कब से है आकाशवाणी केंद्र हमारे छत्तीसगढ़ में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ए 1963। ठीक है, ए 1963। तो 1963 में ध्यान रखना, 1963 में रायपुर में सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना किया गया। सबसे पहले आकाशवाणी, ठीक है जी, आकाशवाणी, सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना किया गया। ठीक है, स्थापना किया गया कहां, तो रायपुर में 1963, है ना। अगर मैं वर्तमान में देखूं तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 6 आकाशवाणी केंद्र, कितने, 6 आकाशवाणी केंद्र। ये भी आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं। आप कहां, तो सबसे पहले रायपुर के बाद आपको ध्यान रखना है, रायपुर के बाद अंबिकापुर के बाद आपको ध्यान रखना है कहां, आपका जगदलपुर के बाद आपको ध्यान रखना है कहां, बिलासपुर के बाद आपको ध्यान रखना है रायगढ़ के बाद आपको ध्यान रखना है सरायपाली। ठीक है, सरायपाली। ये वर्तमान में 6 स्थान पर हमारे छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी केंद्र स्थापित है। रायपुर का 1963 हो जाएगा, है ना। अंबिकापुर का 1976 हो जाएगा, जगदलपुर का 1970 हो जाएगा, बिलासपुर का 1991 हो जाएगा और रायगढ़ का 1992 हो जाएगा। तो इन सभी डेट को भी आपको ध्यान रखना कि किस किस वर्ष कहां आकाशवाणी केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो 1963 में सबसे पहले रायपुर में आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था और वर्तमान में 6 आकाशवाणी केंद्र है, रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और सरायपाली, है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ए 1963। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए, छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत के जन्मदाता है। देखो, छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, छालीवुड। और जो सबसे पहले निर्माता होंगे फिल्म के, वही क्या है, इसके जन्मदाता होंगे, है ना। तो मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया इसके बारे में। देखो, छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत के जन्मदाता है लक्ष्मण मस्तूरिया, मनु नायक, हरि ठाकुर, मलय चक्रवर्ती और सतीश, है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा मनु नायक। क्या हो जाएगा, मनु नायक, है ना। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म कौन सा है, छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म कौन सा है, आपको ध्यान रखना कौन सा है, कही देवे संदेश। कौन सा है, कही देवे संदेश। और इसके निर्माता और निर्देशक, ठीक है, निर्माता और निर्देशक दोनों कौन है, तो दोनों कौन है आपका, मनु नायक। दोनों कौन है आपका, मनु नायक। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, है ना। इसके निर्माता और निर्देशक दोनों कौन है, तो आपका मनु नायक हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी, आपका मनु नायक हो जाएगा, है ना। और इसमें संगीतकार या गीतकार, ठीक है, संगीतकार कौन है, तो संगीतकार का नाम याद रखना है, हनुमंत नायडू। कौन है, तो हनुमंत नायडू, है ना। तो इसीलिए देखो, पहला फिल्म क्या था, कही देवे संदेश, जिसके निर्माता निर्देशक कौन हुए, मनु नायक। तो इसीलिए इस मनु नायक को छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत के जन्मदाता के नाम से जानते हैं और छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को छालीवुड, है ना, छालीवुड के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने बताया दूसरा फिल्म आया था घर द्वार, जिसके निर्माता कौन हुए, आपके विजय कुमार पांडे। और प्रथम रंगीन फिल्म आया था मोर छैया भुइयां, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। जिन लोगों ने बी आंसर किया सबका सही है। लक्ष्मण मस्तूरिया ये हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध गीतकार है। इसके गीत का नाम सुनोगे मोर संग चलौरे, है ना, मोर संग चलौरे। इसके प्रसिद्ध गीत का बोल है मोर संग चलौरे, है ना। ये हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध गीतकार है लक्ष्मण मस्तूरिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, देखते हैं। निम्न में से असुमेलित जोड़ी की पहचान कीजिए, है ना। असुमेलित जोड़ी की पहचान करना, देखो, एक तरफ छत्तीसगढ़ का एरिया को दिया गया है और एक तरफ उस एरिया में बोले जाने वाले बोली का नाम दिया गया है। तो पूर्वी छत्तीसगढ़ में लरिया बोली, बिल्कुल सही, डांटना।
पूर्वी छत्तीसगढ़ अर्थात आपका महासमुंद है ना, महासमुंद हो जाएगा, आपका इधर बलौदा बाजार हो जाएगा, है ना, आपका गरियाबंद हो जाएगा, है ना। इस क्षेत्र में कौन कौन सा बोली का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, लरिया, लरिया और उड़िया, ठीक है, लरिया और उड़िया, ये दोनों बोली का प्रयोग पूर्वी छत्तीसगढ़ में होता है, ध्यान रखना, ये पूर्वी है ना। तो पूर्वी छत्तीसगढ़ में लरिया, लरिया और उड़िया, लरिया उड़िया बोली का प्रयोग होता है ना। और पश्चिमी छत्तीसगढ़ में खलहाटी, सही बात है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ में खलहाटी, खलहाटी बोली का प्रयोग करते हैं, जैसे राजनांदगांव क्षेत्र में, आपका कवर्धा क्षेत्र में, मुंगेली क्षेत्र में। उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्बी, ध्यान रखना, उत्तरी छत्तीसगढ़ में तो सरगुजिया, उत्तरी छत्तीसगढ़ में सरगुजिया बोली का प्रयोग करते हैं, पंडो बोली का प्रयोग किया जाता है, कुडुख बोली का प्रयोग किया जाता है उत्तरी छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये बोल रहा है यार ये तो हल्बी का प्रयोग कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसी को पहचानना है, सुमेर जोड़ी की पहचान करना है। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्बी बोली का प्रयोग नहीं करते, हल्बी बोली का प्रयोग कहां करते हैं, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, ठीक है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्बी बोली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, अर्थात पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, सी हो जाएगा सी, अर्थात उत्तरी छत्तीसगढ़ी में हल्बी बोली का प्रयोग नहीं करते, उत्तरी छत्तीसगढ़ में सरगुजिया, पंडो और कुडुख बोली का प्रयोग करते हैं। हल्बी बोली का प्रयोग आपके दक्षिणी छत्तीसगढ़ में किया जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो एक कथन दिया गया है, छत्तीसगढ़ शासन ने राजभाषा आयोग गठित किया है ना, और फिर कारण दिया गया है कि छत्तीसगढ़ी को सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य है ना, कारण भी दिया है। अब पूछ रहा है कि ऑप्शन पूछ रहा है कि कथन कारण दोनों सही है, वह कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा कथन ए कारण दोनों, कथन ए का कारण दोनों सही है, पर कथन और कारण दोनों सही है पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करते, ये बोल रहा है। तीसरा कथन सही है परंतु कारण गलत है, और चौथा कथन गलत है परंतु कारण सही है। देखो मैंने बताया था आपको छत्तीसगढ़ शासन ने राजभाषा आयोग का गठन किया है, और ये तो आपका सही है, इससे पहले क्वेश्चन में देखे थे, ये तो आपका सही है, कथन सही है। कब किया, तो 28 नवंबर 2008 को छत्तीसगढ़ शासन ने राजभाषा का गठन किया। इसका उद्देश्य क्या है, छत्तीसगढ़ी राजकीय भाषा के विकास के लिए। कहाँ इसका मुख्यालय, शहीद परिसर रायपुर में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष विनय कुमार पाठक, और इसके सचिव कौन है, तो सुरेंद्र दुबे जी हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित श्यामला चतुर्वेदी जी, हमने देखा था, है ना। और इसका उद्देश्य क्या है, राजभाषा आयोग गठन का, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास करना। दूसरा, छत्तीसगढ़ी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना, और राजकाज में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करना, छत्तीसगढ़ी राजकीय भाषा का प्रयोग करना। और त्रिस्तरीय भाषा के विकास के रूप में प्राथमिक और माध्यमिक मंडल के जो पाठ्यक्रम उसमें शामिल करना छत्तीसगढ़ी राजकीय भाषा को। तो इसका उद्देश्य है। तो कथन तो आपको सही है। देखो कारण क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ी को सरकारी भाषा बनाने इसका उद्देश्य, ये भी सही है ना, छत्तीसगढ़ी को सरकारी भाषा बनाने इसका उद्देश्य, ये भी आपको सही है। अर्थात देखो कथन कारण दोनों सही है, और कारण है ना कथन की सही वाक्य कर रहा है, ये कारण या कथन की सही वाक्य कर रहा है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। देखो ये आज का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब जैसे जैसे हमारा पार्ट्स बढ़ते जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन का लेवल भी हाई होते जाएगा। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छे से रिवीजन करिए, धन्यवाद।